आज सुनिए हिंदी साहित्य के अग्रगण्य लेखिकाओं में स्थान रखने वाली वरिष्ठ लेखिका उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी हस्ताक्षर। तो शुरू करते हैं उनकी लिखी कहानी हस्ताक्षर। गाड़ी रोको। क्या हुआ साहब? थोड़ा पीछे लेकर चलो। जी। पेड़ के नीचे कौन खड़ा है? दीदी। क्या बात करते हो? दीदी जैसी लग रही थी, दीदी वहाँ क्यों होगी? जी नहीं साहब, वो दीदी ही थी। वो तो रोज ही खड़ी रहती है यहाँ। क्यों? दफ्तर जाती होगी, इसी पेड़ के नीचे खड़ी रहती है। तुमने ठीक से पहचाना भी है? जी, क्या मैं दीदी को नहीं पहचानूंगा? मैंने तो मेम साहब को बताया था, पर उन्होंने आपको बताने के लिए मना कर दिया था। मेम साहब को तो कब से मालूम है। उसने गाड़ी का शीशा नीचे उतारा। बड़ी शानदार महंगी गाड़ी का शीशा उतारते हुए उसका हाथ कांप रहा था। क्षणों बाद ही अपनी निगाहों को इधर उधर फिराते हुए शीशा बंद कर दिया। चौंधियाती आंखों पर चढ़ा काला चश्मा धुंधला गया था। चलो, वैसे वो किस तरफ जा रही होंगी? दफ्तर की तरफ। कैसे? कोई बस आती होगी। एक बात कहूँ साहब, दीदी की हालत ठीक नहीं है। तुम्हें कैसे मालूम? वो झुंझला कर बोला। देख कर लगता है, पहले कैसी मस्त दिखती थी, उनके साथ ठीक नहीं हुआ। वे तो आप सबके बीच पिसकर रह गईं। माफ़ करना साहब, कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ तो। आप मेम साहब को मत बताना, वरना मेरी छुट्टी हो जाएगी। कितने साल हो गए? 4 साल। अच्छा, 4 साल? वो अपने आप में बड़बड़ाया। 4 साल से दीदी से बात नहीं हुई। एक ही शहर में रहते हुए मुझे आज तक पता नहीं चला कि वे कहाँ रहती हैं, कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं। घृणा, स्वार्थ और क्रोध ने उसे इतना कठोर बना दिया था कि वो सब कुछ भूल गया, भूलता गया था। बचपन की बातें, दीदी की मेहनत, दीदी का परिवार के लिए त्याग, समर्पण। वो विचारों में डूबा था। विचार आंधी बनकर अंदर ही अंदर घुमड़ रहे थे। छाती के भीतर कुछ डह रहा था। आखिरी बार कब बात हुई थी? जब उसने चिल्लाकर कहा था, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, जेल भिजवा दूंगा, तुम्हारे चेक रखे हैं साइन किए हुए, उन्हें बाउंस करवा कर केस लगा दूंगा। कटोरा लेकर भीख मांगोगी तुम। धोखेबाज हो, एहसान फरामोश हो, बेईमान हो। अगर मुझे कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। उसके बाद तो लंबे समय तक उसके द्वारा दी जाने वाली गालियाँ उस तक पहुँचती रही थी। उसकी हिकारत, उसके लांछन, उसकी अभद्रता को सहती वे दूर और अलग होती गई थी। जिस बात से उसका कोई लेना देना नहीं था, उसी बात का उसे गुनहगार, धोखेबाज और बेईमान बना दिया गया था। जबकि गुनहगार वो स्वयं था, फ्रॉड वो स्वयं था। वे चाहती तो उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत कर सकती थी या उसे बचाने के लिए लाखों रुपए मांग सकती थी। लेकिन बड़ी बहन का दिल, जिसमें ममत्व, करुणा, प्यार और चिंता थी, ने कुछ भी नहीं करने दिया था। उन्होंने सारे हथियार डाल दिए थे। उन्होंने तो तब भी अपने पक्ष में आया अवसर खाली जाने दिया था। वो गिन गिन कर उन गालियों का हिसाब ले सकती थी, लेकिन तब भी वो स्वयं को उतना कठोर नहीं बना पाई थी। छोटी बहन फ़ोन पर रो रही थी। क्या हुआ? अनिल के घर पुलिस आई है। क्यों? उसका दिल धड़कने लगा था। अब फिर कौन सा नया बखेड़ा हो गया? गिरफ्तार करने के लिए। गिरफ्तार क्यों? क्या हो गया? भाई साहब ने शिकायत कर दी थी ना, और उसमें तुम्हारा कागज़ भी लगा हुआ है। लड़ाई हो रही है, सुवर्णा हंगामा मचा रही है। बच्चे छत पर खड़े धमकी दे रहे हैं कि पापा को पुलिस ले गई तो वे आत्महत्या कर लेंगे। और अनिल खुद रो रहे हैं कि मैंने जीवन भर सबके लिए कितना कुछ किया, लेकिन आज मैं अकेला खड़ा हूँ। हम क्या कर सकते हैं? अनिल ने काम ही ऐसा किया है। उस समय हम भाई का सपोर्ट नहीं करते तो वे सड़क पर आ जाते, उनका परिवार बर्बाद हो जाता, उनकी प्रॉपर्टी के झगड़े, और उसमें फंसा दिया हमें। लड़ाई दोनों की और अपराधी हम। उसकी पत्नी और बच्चे भी ऐसा ही सोच रहे होंगे। वे तल्ख हो उठी, मर्माहत भी। वे तो यही कह रही हैं कि तुम्हारे कारण ये सब हुआ है, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मैं छत से कूद जाऊंगी। ये बातें छोड़ो, अभी क्या करना है? उन्होंने एक शपथ पत्र तैयार करवाया है, उस पर तुम साइन कर दोगी तो उनकी गिरफ्तारी रुक जाएगी। अगर अनिल और भाई साहब ने हमारे ऊपर केस लगा दिया कि हम हर बार अपनी बात से पलट जाते हैं तो हमारा क्या होगा, सोच सकती हो? अनिल का कहना है कि वे भाई साहब को कुछ भी नहीं बताएंगे, कागज़ हमें दे देंगे या लॉकर में रख देंगे। सारे कागज़ हमने पढ़ लिए हैं। तुम अनिल को बचा रही हो तो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेंगे? अनिल ने जो कहा था उसे भूल जाओ।
मेरे साथ इससे बुरा और क्या होगा, कह दो, भेज दें। वे अवसन्न सी बैठी रह गई थीं। ये कैसा चक्रव्यूह था जिसमें उन्हें बार बार छेद कर मार दिया जाता था। उन्होंने तो कभी नहीं कहा था कि अपनी संपत्ति में हमें शामिल करो, हमारे नाम के शेयर डालो। वे तो हमेशा अपनी बहनों के लिए लड़ती रही थीं, जो अपनी ससुराल में घोर अपमान, अभावों और परेशानियों में जी रही थीं, जो इनकी संपत्ति का अभिशाप झेल कर भी इनका पक्ष लेने के लिए मजबूर थीं। और ये दोनों पिता की अर्जित संपत्ति पर घोड़े दौड़ाकर आज अपने अपने हक के लिए एक दूसरे का मान मर्दन करने पर तुले थे। बहनों के नाम कहाँ किस रूप में डाल रखे थे, ये बहनों को भी पता नहीं था। उन दोनों को एहसास ही न था कि इस संपत्ति की हड़प लीला में बाकी लोग कितनी यातना भोग रहे हैं। लड़का जब कागज़ लेकर आया तो पसीना पसीना हो रहा था। शपथ पत्र की 3 प्रतियां थीं। स्टाम्प पेपर पर कुछ लिखा था। फिर कोई जालसाजी तो नहीं? मन किया बिना पढ़े साइन न करें, लेकिन फ़िलहाल साइन करना ज़रूरी था क्योंकि दरवाजे के बाहर पुलिस बैठी थी। भाई जेल जाए, गिरफ्तार हो, ये तो वे कभी नहीं चाहती थी। जब भाई ने अनिल के खिलाफ़ पुलिस में शिकायत की थी तब भी उन्हें सदमा लगा था, पर यह नौबत आई ही क्यों? लगातार वे सोचती रहीं। उनका मन तड़पता रहा। हर क्षण वे खबर सुनने के लिए बेचैन थीं कि क्या हुआ, क्या हुआ, मुसीबत टली या नहीं। पर उल्टा यही सुनने में आ रहा था कि उसके कारण ही ये सारी मुसीबत पैदा हुई है। शायद किसी ने भी ये बताना उचित नहीं समझा कि शुरुआत कहाँ से हुई थी और किसको बचाने के चक्कर में वो किसका अहित कर बैठी थी। युद्ध में एक पक्ष हारता है तो दूसरा विजयी होता है। बीच में पूरा युद्ध कोई प्रभाव नहीं छोड़ता, सिवाय निर्दोष लोगों को घायल करने, मारने, ठेस पहुंचाने और नफरत पैदा करने के। क्या परिवार में सत्ता के वर्चस्व की लड़ाई महाशक्तियों की लड़ाई का एक छोटा रूप नहीं था, जिसमें बेगुनाह नागरिक इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि वे महाशक्ति के पक्ष में रहने वाली शक्ति के खिलाफ खड़े होते हैं, या कई बार तो वे एकदम मासूम होते हैं, हर बात से अनभिज्ञ, हर करार से अनजान। हस्ताक्षर किए दस्तावेजों में किसकी किस्मत कब कैसे पलटती है नहीं पता होता। शुरुआत तो उस शाम से हुई थी जब वो नीचे बेटी के साथ घूमने गई थी। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसे लगातार फ़ोन की घंटियां सुनाई दे रही थीं। ये क्या कर दिया तुमने? उस तरफ से तड़पती हुई आवाज़ आ रही थी। क्या कर दिया मतलब? वो हड़बड़ाई थी। तुमने हमें फैक्ट्री से बेदखल करवा दिया। हमने फैक्ट्री से बेदखल करवा दिया? क्या कह रहे हैं आप? तुमने अपने शेयर अनिल के नाम कर दिए हैं। कौन से शेयर्स? मेरे नाम कौन से शेयर थे और मैंने कब उसके नाम किए हैं? तुमने अपने शेयर उसके नाम किए हैं और उसी के आधार पर उसने हमें डायरेक्टर के पद से हटा दिया है। फाइनेंस के पावर भी छीन लिए हैं। उसने हमारी जगह सुवर्णा को डायरेक्टर बना दिया है और फाइनेंशियल पावर भी उसे दे दिए हैं। कब से ये सब चल रहा था? हमें तो पता ही नहीं चला। मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगा। अब क्या होगा? मैं तो ख़त्म हो गया। जीवन भर की मेहनत ख़त्म, मेरा भविष्य ख़त्म। मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। वे फ़ोन पर ही फपक फपक कर रो रहे थे। उसका दिल बैठने लगा। दर्द की, सिरहन की या सदमे की तीखी लहर पूरे देह में उठी और उसे शक्तिहीन करके वहीं बिलबिलाने लगी, जैसे सांप के फन को दबा दिया हो और वो पूरी ताकत से अपने शरीर को पछाड़ता रहा हो। जबान सूखने लगी। भाई साहब, हमें तो कुछ भी पता नहीं है। उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। उसके आंसू बह रहे थे। भाई साहब, यकीन करो, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। आप पहले शांत हो जाओ। माथे पर बहती पसीने की बूंदों को पोंछती वो अपनी छाती सहलाने लगी। भाई का हृदय को दहला देने वाला रुदन, स्वयं को लेकर चिंता, एक एक शब्द उसे हृदयाघात की तरफ धकेल रहे थे। उससे कहाँ कौन सी चूक हो गई थी? याद करने के बाद भी कुछ याद नहीं आ रहा था। वो तो हमेशा की तरह कागज़ पर बिना पढ़े बिना पूछे हस्ताक्षर कर दिया करती थी। ना कभी कोई सवाल किया, ना जवाब मांगा, ना कभी ये पूछा कि उन दोनों के पास कितना पैसा, कितनी ज़मीनें, कितनी चीज़ें हैं। फिर भी वो उनकी आर्थिक व्यवस्था रूपी महल में बारूद लगाने वाली कैसे बन गई थी? उसने अपने भाइयों पर कभी संदेह किया ही नहीं था। राजनीति में महाशक्ति कहे जाने वाले देश अपनी सनक में, अपने अहंकार में छोटे छोटे देशों को तबाह कर देते हैं। वे देश, वे लोग, वे सब क्या इसी तरह तड़पते होंगे मेरी तरह? वो दरवाजे पर खड़ी थी। कभी सीढ़ियों से उतर कर नीचे जाती तो कभी खिड़की की तरफ। गला सूख गया था, जीभ भी तालू से चिपक गई थी। आंसू रुक रुक कर निकल आते थे।
भाई की गाड़ी आती देखी तो दौड़कर वहीं जा पहुंची सड़क पर। उनका बैग हाथ में लेकर हाथ थाम कर ऊपर ले आई। अब बताओ क्या बात है भाई साहब? क्या 1-2 महीने पहले तुमने किसी कागज़ पर साइन किए थे? हाँ किए तो थे। बिना पढ़े, बिना देखे, बिना पूछे, ये भी नहीं देखा कि किस कागज़ पर हस्ताक्षर कर रही हो? तुम्हारा पढ़ा लिखा होना किस काम का? वे तैश में आकर बोले जा रहे थे। हमें क्या पता था, आप कागज़ या फाइलें भेजते थे तब भी हम साइन कर दिया करते थे। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि वो इतना बड़ा विश्वासघात करने जा रहा है, वो भी आपके साथ। ये देखो। भाई ने फाइल खोलकर मार्कर से डार्क की लाइनें उसको पढ़ने के लिए दे दी। पढ़ो क्या लिखा है। लिखा है कि ये कंपनी का कार्य करने में असक्षम हैं, मीटिंग में नहीं आते हैं, अपनी गतिविधियों से कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए इनको तत्काल प्रभाव से डायरेक्टर के पद से हटाया जाता है और इनके स्थान पर श्रीमती सुवर्णा को कंपनी का नया डायरेक्टर बनाया जाता है। बैंक में भी डॉक्टर सुवर्णा के हस्ताक्षर मान्य होंगे। बताओ ये बकवास लिखी है या नहीं? इसके खुराफाती दिमाग ने चाल चली है मेरे साथ। हम पिछले 25 सालों से रात दिन मेहनत करके मरे जा रहे हैं और हमें निकाल दिया। और कल की आई इस औरत को, जिसने कभी कंपनी की ABCD नहीं जानी, वो डायरेक्टर बन गई है। मुझे बर्बाद कर दिया इस कमीने ने। कहकर वो फिर से रोने लगे। उसके सामने भयावह संकट उपस्थित हो गया था, धर्म संकट भी। न्याय अन्याय के बीच वो खड़ी थी, धर्म अधर्म के बीच मन व्याकुल था। भाई के 2 बेटे 2 बेटियां, चारों की पढ़ाई चल रही है, सबकी शादी होनी है। भाई जब कॉलेज में पढ़ रहे थे तभी से पिता के साथ काम में लग गए थे। नए नए प्रोजेक्ट लाना, प्रोजेक्ट बनाना, प्रचार प्रसार का काम करना, नया मार्केट खोजना, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसी खोजबीन में लगे रहते थे। अनिल थोड़ा बड़ा हुआ तो वो भी पीछे नहीं रहा था। दोनों भाई लंबे लंबे टूर किया करते थे। पिता ऑफिस और प्रोडक्शन का काम देखते और वो दोनों मार्केटिंग करते। कभी भी अपना पराया का भाव मन में नहीं आता था। धीरे धीरे बिजनेस आगे बढ़ता गया। बंगला बना, ज़मीनें खरीदी गईं, गाड़ियाँ दौड़ने लगीं, दोनों की शादी हुई, सब कुछ खुशहाल, एक आदर्श परिवार। लेकिन उस दीवार में दीमक कब लगनी शुरू हो गई थी किसी को पता ही नहीं चला। काम में दखलंदाजी बढ़ने लगी। किसने किसके अस्तित्व को ललकारा, हटाया, घटाया, एक दूसरे का साथ छूटा। कहा जाता है कि घर की महिलाओं ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई थी। भाई का मानना था कि वो पैसे और सत्ता का भूखा हो गया था। सबको अपने अधीन बनाना, हुक्म चलाना और अपना नाम करना उसके दिमाग में भरता गया था। जैसे एक शक्तिशाली राजा अपने इशारों पर अपनी प्रजा को चलाता है, या एक शेर धीरे धीरे अन्य जानवरों का शिकार करता जाता है, उसी तरह की अभीप्सा इसमें बढ़ती गई थी। वो भूल गया था कि जिसके साथ वो भितरघात कर रहा है वो उसके बड़े भाई हैं। उसका विवेक, बुद्धि, सोचने समझने की क्षमता, सब में मैं का अहंकार भर गया था, जिसकी परिणति वो अपने आंखों के सामने देख रही थी। लेकिन अनिल के अपने तर्क थे। अनिल कहता कि उन्होंने उसके हिस्से की संपत्ति भी अपने नाम करवा ली है और उसे हर जगह से बेदखल करते जा रहे हैं। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। उसने गला साफ करते हुए कहा, आप लोगों ने कभी कुछ नहीं बताया कि हमारे नाम शेयर्स हैं। यदि हमें पता होता तो ये सब क्यों होता? क्या अनिल ने कभी नहीं बताया था? कभी नहीं। किसी के नाम पर कोई चीज़ ले रहे हो तो पूछना तो चाहिए। एक बार वो FD लेकर आया था, तब हमने कहा था कि ब्याज का पैसा प्रज्ञा को दे दो। उन दोनों वो बहुत परेशान थी तो कहने लगा क्यों दे दूँ। तब से हमने कहना भी छोड़ दिया था। अब क्या होगा? आप बताओ क्या करना है। कल तुम वर्मा जी के पास चली जाओ और एक एक बात बता दो। आप भी बात कर लो। हमारी बात को पता नहीं किस रूप में ले लेते हैं। तुम उनको बताओ कि उसने तुमसे धोखे से साइन करवा लिए थे, उसके ऊपर धोखाधड़ी का केस बनता है, सारी हेकड़ी और होशियारी निकल जाएगी, साले को जेल हो जाएगी। जेल, केस, हेकड़ी। भाई के भीतर क्रोध, नफरत और बदले का भाव चरम पर था। वे अभी भी नॉर्मल नहीं हो पाए थे। उसके भीतर ठंडी बर्फ़ के गोले सरकने लगे। उसने उस घर से स्वयं को अलग क्या किया कि सारी स्थितियां ही बदल गईं। आप चिंता मत करो, आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। फिर भी उसने भाई को धीरज बंधाया। उनका चेहरा कुम्हला गया था, आंखों में गहरी निराशा थी। महाशक्ति जब पराजित होती है तो कैसे बौखला जाती है, कैसे छटपटाती है, वो साक्षात देख रही थी।
तुम फाइल पढ़कर अंदाज लगा सकती हो कि उसने मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। मेरे चरित्र की हत्या की है उसने, मेरी कार्य क्षमता को नकार दिया है, मुझे अयोग्य घोषित कर दिया है, मुझे कानों कान खबर नहीं होने दी, बैंक वालों को भी पटा लिया होगा। आज पैसा और ताकत उसके पास ज़्यादा है, एसोसिएशन वालों को पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी। पिछले 6 महीने से मुझे ऑफिस में नहीं बैठने दे रहा था। मैं कार में बैठकर अपना काम करता था, ये सोचकर कि इसका नेचर ही ऐसा है। धीरे से मैं अपना ऑफिस अलग बना लूँगा, लेकिन पूरी चतुराई से सारी चीज़ों पर कब्जा कर लिया। कब्जा पहले सीमाओं पर, फिर व्यापार के बहाने लोगों पर, फिर शक्तिशाली बनकर सब पर। क्या ऐसे ही लोगों को गुलाम बनाया जाता है और जो गुलामी से इनकार कर दे उसे पूरी तरह से उखाड़ दिया जाता है? उसकी आवाज़ सुनकर मेरी तो धड़कन बढ़ जाती है। इतनी बदतमीज़ी से बात करता है, उसकी चालाकी और धूर्तता तो देखो कि वे लगातार अनिल को गालियां दिए जा रहे थे। लग ही नहीं रहा था कि वे वही भाई हैं जो अनिल पर जान छिड़कते थे, अनिल के ऊपर पैसों की सारी जिम्मेदारी सौंप देते थे। पैसे का लेन देन, ज़मीन जायदाद, मकान बनवाना सब अनिल के जिम्मे था। आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो? उसे पता नहीं चलना चाहिए, अन्यथा तुम्हें धमकी देकर कुछ नहीं करने देगा, भाई सशंकित होकर बोले। नहीं पता चलेगा। उसे लगा परिवार में सत्ता और ताकत का हस्तांतरण संतुलन खो चुका है। उसने देखा था कैसे छोटी छोटी इंडस्ट्री असफल होती गई थी और बड़े बड़े उद्योगपतियों ने उन इंडस्ट्रियों को खरीद लिया था जो उनके काम की नहीं थी। वे नीलाम हो गई थी। उनके बड़े बड़े शेड बाद में किराए पर उठा दिए गए थे। सस्ते में मिली ज़मीनों का सौदा करके लोग यकायक लखपति या करोड़पति हो गए थे। विभाग के लोग ताकतवर लोगों को ज़मीन अलॉट करके लाखों रुपए कमा रहे थे और जो बेरोज़गार थे, जो सपने लेकर बैठे थे, जिनका जीवन उसी पर टिका हुआ था, वे आजकल स्वयं को बचाने के लिए बैंक की किस्तें चुकाने के लिए अपनी व्यक्तिगत चीज़ें बेच रहे थे। तब किसी को उन पर दया नहीं आती थी, कोई उसको सपोर्ट नहीं करता था। एक बड़ा माफिया इसी उद्योग में लगा था। सैकड़ों लोग आज भी इंडस्ट्रियल प्लॉट की कतार में लगे थे। उनके नाम नंबर बार बार बढ़ा दिए जाते थे। ये शक्तिशाली पैसे वाले लोगों की महत्वाकांक्षाएं क्या अनिल के भीतर आकर बैठ गई थीं? हड़पो हड़पो, खरीदो, मालिकाना हक से हटाओ, यह अनिल ही था या कोई चतुर मक्कार क्रूर उद्योगपति? उफ! भाई को विदा करके उस सोफे पर पसर गई। तनाव बढ़ता जा रहा था, नसें चटक रही थीं, पूरी देह सुन्न पड़ गई थी। किसको क्या कहे? घर का मामला है, बात निकल गई तो जग हंसाई के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अनिल से बात करने का अवसर न था। वो सतर्क हो जाएगा, वो कोई और रास्ता निकाल लेगा। सुबह 10 बजे ही वो वर्मा जी से मिलने पहुंच गई। यद्यपि इस समय वो स्वयं को थका हुआ महसूस कर रही थी, क्योंकि पूरी रात सो न सकी थी। सुबह से ही बहनों के फ़ोन आ रहे थे। माँ की बातें, पिता की नसीहतें, भाभी की झुलसा देने वाली बातें, ताने, एहसान, सब कुछ कानों में गूंज रहा था। वर्मा जी ने उसके बैठते ही कहा, आपके भाई जैसे घटिया इंसान मैंने कहीं नहीं देखे। आखिर दोनों के पास किस चीज़ की कमी है? इतना पैसा तो कमा लिया कि 5 पीढ़ियाँ बैठकर खा सकती हैं। अनिल को कुछ फेर बदल करना ही था तो सामने बैठकर कराता। आपके भाई को भी देखना था। दोनों को घमंड हो गया है, पैसा पचा नहीं पा रहे हैं, और मुझे तो आपके ऊपर आश्चर्य हो रहा है कि बिना पढ़े कागज़ों पर हस्ताक्षर कर दिए। अंकल, मुझे कभी भी नहीं बताया, और बचपन से मैंने देखा था कि ये तीनों किसी न किसी कागज़ पर हस्ताक्षर करवाते रहते थे। मैंने सोचा ऐसा ही कोई पेपर होगा। अच्छा, उस समय इतना दबाव बनाकर खड़े होते हैं कि पूछने की हिम्मत भी नहीं पड़ती है। हम भी सोचते हैं कि पैसा तो उनका है, पर नाम तो आपका इस्तेमाल हो रहा है। ये बात तो है, इस पर मैंने कभी भी सोचा नहीं। आप सोच लीजिए, क्योंकि पहले तो आपने अपने शेयर अनिल को बेच दिए या उसके नाम कर दिए। अब आप अपनी ही बात से पलट रही हैं। वो आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सकता है। आप तैयार हैं? वो ऐसा कर सकता है। देर तक सोचती रही। भाई का उदास चेहरा उसकी आंखों के सामने थे, कातर दैन्य रोते हुए। जो भी हो, मुझे फ़िलहाल तो भैया की चिंता है, किस तरह से वो अपनी पुरानी पोजीशन पर आ सकते हैं। बाद में कहेंगे कंपनी का बंटवारा कर लो, अपना अपना काम करो। शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद उसके दिल में फंसी फांस कुछ निकली भर थी कि भाई दोबारा डायरेक्टर बन जाएंगे, बैंक में हस्ताक्षर की पावर मिल जाएगी, उनके बच्चों का भविष्य बन जाएगा। लेकिन उसके सोचने भर से क्या होना था।
जिस ज़मीन पर वो खड़ी थी उसके नीचे तो लावा धधक रहा था। बस विस्फोट होने की देर थी। वो दिन था सोमवार, 18 तारीख। दिन के 2 बजे थे। बच्चों को स्कूल से लेकर आई थी और खाना खिलाने बैठी ही थी कि उसका यानी अनिल का फ़ोन आ गया। इतनी तेज़ चीखती आवाज़ में चीख रहा था, बोल रहा था, जितनी उसमें ताकत रही होगी। ये ठीक नहीं किया तुमने। मैं क्या क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, सोच भी नहीं पाओगी। तुम्हारे चेक रखे हैं मेरे पास, उन्हें बाउंस करवा दूंगा, तुम्हें जेल भिजवा दूंगा, भिखारी बना दूंगा, भीख मांगोगी, भीख। चापलूसी की हद होती है, घटिया औरत। मतलबी, धोखा दिया है, लालची। कितना पैसा दिया है उस घटिया लीचड़ आदमी ने तुम्हें? सब भूल गई कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया था? पर तुमने भी तो धोखा दिया है मुझे, भाई साहब को। वो उसकी कोई बात सुनने को तैयार न था। उसने फ़ोन रख दिया। बच्चे अवाक उसका चेहरा देख रहे थे। क्या हुआ माँ? कौन आपको धमकी दे रहा है? हमें बताओ ना। वो खामोश थी। आंसू, सिर्फ आंसू। न्याय अन्याय का सवाल था, धर्म अधर्म की लड़ाई थी, सत्य असत्य में किसी एक का चयन करना था। सत्ता और शक्ति ने सत्य का साथ छोड़ दिया था। और तब से लेकर आज तक उसने अनिल से और अनिल ने उससे बात नहीं की थी। आना जाना बंद था, बच्चों तक से बातचीत बंद थी। उसका चेहरा देखकर वो आग बबूला हो जाता था। इसलिए उसने माता पिता से मिलना भी बंद कर दिया था। वो धोखेबाज औरत सुनीता आई थी। कमीनों का, एहसान फरामोशों का परिवार है। मेरा बस चले तो गोली मार दूं। लालची औरत। तब माँ कहती, गालियाँ तो मत दो, अरे बड़ी बहन है, हम नहीं सुन सकते, तुम्हारी बातों से हृदय फटने लगता है। लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं होता था। इस बीच उसे शुगर हो गई थी, बीपी तो पहले से था। फिर पता चला कि कैंसर हो गया है। मुंबई भोपाल के चक्कर लगाते, अपने जीवन के लिए लड़ते, संघर्ष करते हुए कठिन, दुखद, चिंता भरे, आशा निराशा से भरे वर्ष बीते थे। पैसे से परेशान, स्वास्थ्य से परेशान, सबकी उपेक्षा और नफरत से दुखी। लगता था इस पृथ्वी पर वो नितांत अकेली है। भाई को डायरेक्टरशिप मिल गई थी, पर तब भी उसको नफरत मिली थी भाई और भाभी के बच्चों से, कि वे अनिल के पक्ष में ही रही होंगी। अनिल और उसका परिवार, यहाँ तक कि उसके ससुराल वाले भी उससे नाता तोड़ चुके थे। कहीं मिल जाते तो चेहरा फेर लेते। फिर भी उसको इस बात का संतोष था कि दोनों के बीच कम से कम बिजनेस का मामला तो ठीक हो गया है। लेकिन उन्हीं दिनों एक खबर आई कि भाई साहब ने अनिल के खिलाफ पुलिस में एफआईआर करवा दी है। उसका लिखा कागज़ फिर निर्णायक भूमिका में खड़ा था। आपने कहा था कि आप पुलिस या कोर्ट में नहीं जाओगे, इससे तो अपने परिवार की बदनामी होती है। बहनें मैसेज कर रही थीं अपनी इज्जत का हवाला देकर, अपनी ससुराल का वास्ता देकर। लेकिन इस बार भाई अपने फैसले पर अडिग खड़े थे। शिकायत वापस लेने को तैयार न थे। वे बदला ले रहे थे, या उसकी ताकत को कुचल रहे थे, या अपना भविष्य महफूज कर रहे थे। एक नया तनाव, नई बातें, नई परेशानियां, नया खेल। 2 चालाक खिलाड़ी या 2 योद्धा, एक दूसरे की सरहदों को उड़ाने वाले या उस पर कब्जा करने वाले, विजेता बनकर फिर नई जमीन पर संघर्ष करने के लिए तैयारी करने वाले। वो फिर विलेन थी, 2 सरहदों के बीच की रेखा पर खड़ी, अपने नाम और हस्ताक्षर की न खत्म होने वाली कहानी की नायिका, जो उन दोनों द्वारा पैदा की जाने वाली यातनादायी परिस्थितियों में फंसी थी, खामोश और बेचैन। सुनकर भी अनसुना करने का अभिनय करती, देखकर भी अनदेखा करने का भाव प्रदर्शित करती। शाम को भैया का फ़ोन आया। वो कमीना फिर बच गया। जेल जाता तो सारी अकड़ धड़ी रह जाती। मैंने तो इतनी तगड़ी कंप्लेंट की थी कि, पर पुलिस वालों को खिला पिला दिया होगा। अच्छा, नहीं मालूम, वो अनजान बन गई। तुमसे बात हुई थी? वे टोह ले रहे थे। नहीं, वो मुझसे बात नहीं करता। तुमने उसका प्लान जो चौपट कर दिया। अब कुछ मत देना लिख कर, सुन रही हो ना? हाँ। वो भाई को कैसे बताती कि वो तो पहले ही लिख कर दे चुकी है। अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी हस्ताक्षर। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। शुक्रिया।